तो कहानी की शुरुआत यन नाम की एक हार्डकोर गेमर से होती है। वो एक दिन आराम से फ्री फायर खेल रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसकी डिवाइस में एक जोरदार सा धमाका होता है, जिसकी वजह से कि अचानक से वो किसी नई दुनिया में वहाँ पर रीइंकार्नेट हो चुका था। और जैसे ही यन वहाँ पर आता है तो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार वो यहाँ पर कैसे आ चुका है। अरे मैं कहाँ आ गया, मैं तो एकदम नंगू पुंगू हूँ। लेकिन तभी उसके सामने वहाँ पर एक बहुत बड़ा अजीब सा आदमी और जिनी वहाँ पर आ चुका था। वो उसे बातचीत करना शुरू करता है। बाद में जाकर हम लोगों को पता चलता है कि वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो तो एक अजीब सा सिस्टम था जिसका नाम की गोल्डन फिंगर सिस्टम था। वो यन को कुछ नई नई पावर्स देता है, जिसकी वजह से कि उसकी ब्लैक स्मिथिंग लेवल, स्वॉर्ड्समैनशिप और बाकी की चीजें एकदम 100 लेवल की हो चुकी थी। लेकिन बेचारे यन इस वर्ल्ड में कोई भी कल्टीवेशन यानी कि स्पिरिचुअल एनर्जी का और मैजिकल पावर का यूज नहीं कर पाता। अब यन को बाकी स्किल्स तो मिल चुकी थी, लेकिन वो बेचारा कोई भी मैजिक पावर को यूज नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जिनी उसे बोलना शुरू करता है, देखो बच्चे, मैंने तुझे ये पावर कोई फ्री में नहीं दी है, बल्कि इसके तुझे मुझे बाद में जाकर पैसे चुकाने होंगे। यन भी अब इस बात को मान चुका था, लेकिन बाद में जाकर उससे इस बात का पता चलता है कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में तो कल्टीवेशन ही सब कुछ है, यानी कि उसके पास मेजर पावर ही नहीं है। और अगर उसके पास मेजर पावर नहीं रहेगी तो उसे इस पूरी की पूरी दुनिया में पैसे कमाने में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। अब कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है, जहाँ पर कि हम यन को देखते हैं। यन बेचारा अब कुछ भी कर नहीं पाता। उसने तो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपने एक मार्शल आर्ट स्कूल को बनाया था, जहाँ पर कि वो बच्चों को फ्री की ट्यूशन दे रहा था। लेकिन यहाँ पर भी यन की फूटी किस्मत थी, क्योंकि उसके डोजो में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टूडेंट था और यन को ना चाहते हुए भी अब बुक्स बेचकर ही अपने पैसे कमाने पड़ते थे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलानी पड़ती थी। और ऐसे ही एक दिन यन बुक्स बेचते बेचते खराटे मारा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सी कल्टीवेटर लड़की और उसकी एक छोटी बहन वहाँ पर आ चुकी थी। उसका नाम लियाम था। और जैसे ही वो छठी बच्ची उन बुक्स को देखती है तो उससे वो बुक्स कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट वाली लगती है। छोटी बच्ची, तुम तो काफी ज्यादा क्यूट हो और मेरे लिए तुम्हारे पास ये काफी सारी बुक्स है, और हाँ, इनकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 10 सिल्वर कॉइन है। लेकिन तभी लियाम को इस चीज से काफी ज्यादा नफरत हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो अपनी छोटी बहन को सीधा ही उठाकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची तो उन बुक्स को लेने के लिए काफी जिद करने लगती है, और अब ना चाहते हुए भी उस कल्टीवेटर को वो बुक लेनी ही पड़ती है। वो यन के चेहरे पर एक सिल्वर कॉइन फेंकती है और वहाँ से निकल जाती है। ओ मेरी मेहनत की कमाई कहाँ जा रही है। और वहीं अब वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी हम लियाम को देखते हैं और वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में थी, क्योंकि वो पिछले 100 सालों से सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल पर स्ट्रक है, जिसका नाम है मार्शल मास्टर लेवल। और जैसे उसकी छोटी बहन उस बुक को पढ़ना शुरू करती है तो उसे वो बुक सच में ही काफी ज्यादा क्रेजी लगती है। इसीलिए वो अपनी बड़ी बहन को भी बोलती है, प्लीज दीदी आप इसको पढ़ना चाहिए। और उसे ना जाते हुए भी लियाम अब उस बुक को पढ़ना शुरू करती है। और जैसे ही वो उस बुक को छूती है, अचानक से हम देखते हैं कि लियाम का लेवल तो इंक्रीज हो चुका था, क्योंकि वो बुक कोई नॉर्मल बुक नहीं थी, क्योंकि उसमें तो मार्शल आर्ट्स का हर एक चीज के बारे में लिखा गया था। दरअसल यन ने ये बुक गलती में लिख ली थी। और वहीं दूसरी ओर हम चिंग जियान को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक मास्टर होता है, और वो इस पूरे के पूरे ह्यूमन मास्टर रैल्म का मास्टर भी होता है। लेकिन अगले 3 दिनों में उसकी एक बहुत ही खतरनाक वाली फाइट होने वाली है, और वो भी किसी और के साथ नहीं, बल्कि डीमन किंग रैल्म के मास्टर यानी कि जिंग से। और जो कोई भी हारेगा उसका रैल्म एकदम चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन जो चिंग होता है वो जिंग से काफी ज्यादा ही वीक होता है, क्योंकि कुछ सालों पहले जब चिंग और उसकी आर्मी एक बहुत ही खतरनाक से डीमन मॉन्स्टर से लड़ाई कर रही थी, उन्होंने उस मॉन्स्टर को हरा दिया था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर जिंग वहाँ पर आता है और उस मॉन्स्टर कोर को अपने साथ चुरा कर ले जाता है। चिंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो तो उसे मारने की भी कोशिश करता है। लेकिन जिंग का लेवल अलग ही लेवल का था, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्शल किंग लेवल पर पहुंच चुका था। लेकिन चिंग के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं थी, इसीलिए उसे लड़ाई करने में काफी ज्यादा फट रही थी। आखिरकार अब मैं क्या करूँगा, वो तो मेरी हड्डियां तोड़ देगा। लेकिन ठीक समय पर वहाँ पर लियाम वहाँ पर आ चुकी थी, और चिंग लियाम का बॉस होता है। आगे वो आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी चिंग लियाम को बोलता है, लियाम यहाँ से जाओ, तुम्हें पता नहीं क्या 3 दिनों बाद मेरी फाइट होने वाली है, मुझे मेडिटेट करने दो। लेकिन मास्टर आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए, हो सकता है कि ये आपकी हेल्प कर सके। लेकिन चिंग उसकी बात को बिल्कुल भी मानता नहीं और उसे जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी लियाम अचानक से अपने लेवल को उसे दिखा देती है। अचानक से वो देखता है कि जो लियाम है वो तो ऑलरेडी मार्शल स्पिरिट लेवल पर पहुंच चुकी है, जिस चीज को देख कर के चिंग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। और देखते ही देखते अब वो
यन की दी गई किताब को पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे कि वो भी मार्शल किंग लेवल को ऑब्टेन कर देता है। वहीं दूसरी ओर हम यन को देखते हैं, जो कि बहुत समय बाद अच्छा खाना खा रहा था, क्योंकि उसने बहुत समय बाद ही कुछ पैसे भी कमाए थे। वो आराम से अपना खाना खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम पीछे से देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा कुत्ता वहाँ पर भागना शुरू कर देता है। लेकिन ये कोई आम कुत्ता नहीं था, बल्कि ये तो स्वर्ग की रैलम का एक महान डीमन वुल्फ था, और यहाँ तक कि ये एक बहुत ही खतरनाक डिमोनिक ग्रुप का मालिक भी हुआ करता था। लेकिन इसके टीम मेंबर्स ने ही इसे अपनी टीम से बाहर निकाल दिया था। जैसे ही वो यन को अपने सामने देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो अपने मन में बोलता है, क्या मेरे सामने एक मॉर्टल है, मैं इसे खत्म कर लूंगा। वो जैसे ही यन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यन उसे बड़े ही इजी वे में वहाँ पर पकड़ लेता है। डीमन वुल्फ यन को मारने के लिए अपने सबसे खतरनाक वाले पावर का यूज कर देता है, लेकिन उससे यन को कुछ भी नहीं होता, सिवाय बस उसका खाना एकदम खत्म हो चुका था और वो गंदा भी हो चुका था। जिस चीज को देखकर कि यन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो उसे बोलता है, कुत्ते तूने ये क्या कर दिया, अब मैं तुझे ही खाने वाला हूँ। और अब इतना कहने के बाद वो मॉन्स्टर डीमन को अपने बैग में पैक करके अपने घर की ओर आगे लाना शुरू करता है। और वहीं हम दूसरी ओर चिंग और लियाम को देखते हैं, जो कि यन से ही मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि जो ये यन है वो काफी ज्यादा महान कल्टीवेटर है। और आखिर में जाकर वो लोग फाइनली उसके डोजो तक पहुंच चुके थे, जहाँ पर कि उन लोगों की मुलाकात यन के स्टूडेंट से होती है। यहाँ तक कि वो लोग तो वहाँ जाकर साफ सफाई करना भी शुरू कर देते हैं। रात के समय फाइनली यन भी अब वहाँ पर आ चुका था, और जैसे ही चिंग, जियान और लियाम यन को देखते हैं तो वो लोग सच में ही काफी शॉक्ड हो चुके थे। वो लोग बिल्कुल ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कि उन लोगों के सामने कोई गॉड आ चुका हो। यहाँ तक कि वो लोग तो उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना भी शुरू करते हैं। अचानक से उन लोगों को महसूस होता है कि उसके बैग में से एक बहुत ही खतरनाक डिमोनिक ऑरा बाहर निकल रहा है, और ये किसी और का नहीं बल्कि उसी डीमन वुल्फ का होता है। जिसके पास इतना खतरनाक पेट होगा, आखिरकार वो आदमी कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। और वो लोग तो इसी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तभी यन उन लोगों को खाने के लिए इनवाइट करता है। वो दोनों ही इस बात को बिल्कुल मना नहीं कर पाते। इतने में हम देखते हैं कि अब यन सब्जियां काटना शुरू कर देता है, और ये तो उन लोगों को एकदम डिवाइन प्रोसेस लग रहा था। और यहाँ तक कि जैसे ही वो लोग उसकी कटी हुई सब्जियों खाते हैं, उन लोगों को लगता है कि वो तो साक्षात जन्नत में पहुंच चुके हैं। यन उन लोगों को देखता है और सोचता है, क्या अरे कहीं ये लोग पागल तो नहीं हो गए। और तभी अब वो कुछ और चीजें लाने के लिए बाहर जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं चिंग, जियान और उसकी स्टूडेंट अब वहाँ पर आ चुकी थी। लेकिन तभी अचानक से उसके बैग में से वो डीमन वुल्फ उन दोनों के सामने आ चुका था। और जैसे ही वो लोग उस चीज को देखते हैं, वो लोग काफी ज्यादा ही डर चुके थे। यहाँ तक कि वो तो डर के मारे एकदम बाहर निकल चुके थे, क्योंकि उन दोनों को ही उस वुल्फ के बारे में पहले से पता था कि जो वो वुल्फ है वो पूरे के पूरे डीमन रेल्म का सबसे खतरनाक वुल्फ है। लेकिन तभी यन ठीक मौके पर वहाँ पर आ चुका था। वो उस वुल्फ को बोलता है, अबे कुत्ते के बच्चे, आज मैं तुझे ही खाने वाला हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब वैन का स्टूडेंट अब वहाँ पर आ चुका था, और जैसे ही वो उस डॉग को देखता है तो उसे वो कुत्ता काफी ज्यादा प्यारा लगता है। वो अपने मास्टर को बोलता है, मास्टर प्लीज क्या मैं इसे अपना पेट बना सकता हूँ। और अब ना चाहते हुए भी अब यन उसकी बात को मान जाता है। वहीं दूसरी ओर वो दोनों अपने आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। इतने में ही चिंग, जियान लियाम को बोलता है, काश मुझे मास्टर का वो वेपन मिल जाए, अगर ऐसा होगा तो हो सकता है कि मैं जिंग को खत्म कर सकता हूँ। और जैसे ही लियाम उसके इस बात को सुनती है तो वो सीधा ही यन के पैरों पर जाती है और उस मामूली से किचन नाइफ को मांगने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि अब तो वहाँ पर चिंग खुद अब वहाँ पर आ चुका था। ये लोग पागल हो गया क्या? अच्छा कोई बात नहीं, तुम इस मामूली से किचन नाइफ को रख सकते हो। चिंग जियान अपने सभी स्टूडेंट को इकट्ठा करता है ताकि वो अपने नाइफ का करिश्मा सभी लोगों को दिखा सके, और यहाँ तक कि वो सभी लोगों के सामने ऐलान कर देता है कि अब वो लोग फाइनली जिंग को हरा सकते हैं। वो सबसे पहले उस मामूली से किचन नाइफ को ले जाकर एक बहुत बड़े पत्थर पर मारना शुरू करता है। यहाँ तक कि वो तो उस पे बारी बारी करके अटैक करे जा रहा था, लेकिन बाद में से पता चलता है कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता। क्या कहीं मेरा कट तो नहीं गया? लेकिन तभी अचानक से उस स्टोन के हजारों टुकड़े आसमान में उड़ना शुरू कर देते हैं। वहीं यन और जोंग तो मस्त बैठकर खाना खा रहे थे, और वो दिन फाइनली आ चुका था जिस दिन की फाइनली उन दोनों एम्प्रेस के बीच एकदम खतरनाक युद्ध होने वाला था। और जिस दिन भी ऐसा होता है उस दिन पूरे के पूरे गांव को वहां से इवैक्यूएट करवाया जाता है। और जैसे ही यन को इसके बारे में पता चलता है तो वो इस बात को बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मानता है और एक ऊंची सी जगह पर अपनी दूरबीन की दुकान डाल देता है। यहाँ से तुम लोगों को उस फाइट का एकदम परफेक्ट विजन दिखाई देगा, बस इसके बदले में तुम लोगों
लोगों को मुझे हजार रुपए देने पड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर वो डिमोनिक जिंग भी अब चिंग से लड़ाई करने के लिए वहाँ पर आ चुका था। वो दोनों आपस में कुछ भी बोलते नहीं और सीधा ही एक दूसरे पर वार करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि उन दोनों की तो स्पिरिट एनर्जी भी काफी ज्यादा ही खतरनाक थी। लेकिन मुकाबले के बाद में हम देखते हैं कि जो जिंग होता है वो चिंग के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ना शुरू हो चुका था। जिंग के पास दरअसल काफी ज्यादा खतरनाक पावर थी, यहाँ तक कि तो वो पहले ही मार्शल किंग लेवल के 3rd लेवल तक ऑलरेडी पहुंच चुका था और चिंग को इसके बारे में बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। लेकिन चिंग कुछ भी नहीं कर पाता। और वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं और जिंग का बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी हम चिंग को देखते हैं, उसने अपने हाथ में उसी नाइफ को उठा रखा था। लेकिन तभी अचानक से जिंग वहाँ पर आराम से आगे बढ़ना शुरू करता है। वो उसे बोलता है, बुढ़ाऊ मुझे पता है तेरे पास एक डिवाइन वेपन है ना, लेकिन गधे तुझे पता नहीं है क्या कि डीमन लोग डिवाइन पावर्स को कॉम्प्रेस कर देते हैं कि क्या? अरे ये तो मैं भूल ही गया। जिंग अब काफी गुस्से में आ चुका था। वो चिंग को मारने के लिए किसी हद तक भी जा सकता था, इसीलिए वो सबसे महान स्वॉर्ड द कर्ड स्वॉर्ड को वहां पर समन कर देता है। और जो कोई भी कर्ड स्वॉर्ड होती है वो अपने यूजर की लाइफ के 10 साल छीन लेती है, यहाँ तक कि उसके एरिया में आने वाले हर एक ह्यूमन एनर्जी भी सोख लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चिंग भी अपने चक्कू को वहाँ पर निकाल देता है, जिसे देखकर कि वहाँ की आत्माएं जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। जिंग चिंग पर काफी ज्यादा हैवी पड़ना शुरू हो चुका था। वो उस पर बारी बारी करके अटैक करना शुरू कर देता है और चिंग बेचारा कुछ भी कर नहीं पाता। लेकिन यहाँ तक कि अब वो इस फाइट को हारने वाला था। लेकिन तभी वो दूर पहाड़ पर यान को देखता है और वो बोला था, अरे प्लीज इस लाई को थोड़ा और लंबा करो ताकि मेरा बिजनेस थोड़ा और लंबा हो पाए। लेकिन अचानक से चिंग को एकदम गलत फहमी होती है। उसे लगता है कि उसका भगवान खुद उसे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आया है और वो दूर से ही उसे हील कर रहा है, जिससे कि अचानक से चिंग की विल पावर काफी ज्यादा ही बढ़ चुकी थी। उसका ऑरा अब काफी ज्यादा बढ़ चुका था, यहाँ तक कि लियाम को भी इस चीज का एहसास हो रहा था। और वहीं दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि जिंग अब अपनी पूरी की पूरी पावर से उसे एक बवंडर के अंदर कैद कर लेता है। लेकिन तभी चिंग को अचानक से यंग की बात याद आती है, यानी कि उसके भगवान की। वो अपने एक ही अटैक से उसके हाथ को काफी ज्यादा डैमेज कर लेता है। लेकिन वक्त रहते हम देखते हैं कि वहाँ पर जिंग की टीम मेंबर वहाँ पर आती है और वहाँ से निकल जाती है। मास्टर आपको उन लोगों को खत्म करना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे मास्टर भी ऐसा नहीं चाहते। और वो लोग तो दूर से यन को ही देख रहे थे। अबे शिट यार, ये मैच तो काफी जल्दी एंड हो गया, अब मेरे प्रॉफिट का क्या होगा? और अब वहीं दूसरी तरफ यन भी फाइट खत्म होने के बाद अब वापस से माउंटेन की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है। लेकिन तभी उसके रास्ते में एक ब्यूटीफुल सी लड़की अब वहाँ पर आ चुकी थी, जिसका नाम की यंग पिंग होता है। वो यन को बोलती है, हेलो यन तुम कैसे हो? आगे वो दोनों ही आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। और जैसे ही यन उस लड़की को देखता है तो वो उसे देखकर एकदम बावला हो चुका था। वो उससे प्लॉट को डेवलप करने के लिए अब एकदम रेडी हो चुका था। लेकिन तभी यंग पिंग अब उसे रोक लेती है और अब उसे पूरी की पूरी बात बताती है। वो उसे बताती है, देखो यन, मैंने चिंग सान सेक की एंट्रेंस एग्जाम को कंप्लीट कर दिया है और अब मैं भी एक कल्टीवेटर बन सकती हूँ। यन इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो बोलता है, वाओ ये तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि कल्टीवेटर बना तो तुम्हारा बचपन से ही सपना था। लेकिन तभी वो लड़की अब उसे बोलती है कि एक मॉर्टल और एक कल्टीवेटर कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, इसीलिए ब्रेकअप। और यन तो इस सदमे को बिल्कुल भी झेल नहीं पाता, यहाँ तक कि वो बेहोश होने वाला था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा आदमी वापस आ चुका था और ये कोई और नहीं बल्कि चिंग सान सेट का ही एक मेंबर होता है, जो कि यंग पिंग से बातचीत करना शुरू करता है। वो उसे बोलता है, यंग पिंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और जैसे ही वो निब्बी उसे देखती है वो तो उसके गले ही पड़ जाती है, यानी कि अब यही निब्बा इसका नया बॉयफ्रेंड था। आखिरकार एक मॉर्टल मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहा था? आगे अब यही बंदा वो जिंग सेट के लिए जाता है, जहाँ पर की वो डिमोनिक किंग इससे काफी ज्यादा गुस्से में था। वो उसे बोलता है, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए? और वहीं हम देखते हैं कि इसकी तो फटकर एकदम चार हो चुकी थी, वो उसके सामने कुछ भी बोल नहीं पाता। वो बोलता है, मास्टर जो कुछ मैंने आपको बताया वो एकदम रियल इन्फॉर्मेशन थी। तो आखिरकार तूने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तेरे मास्टर के पास एक डिवाइन वेपन है? क्योंकि इसके बारे में मुझे खुद भी पता नहीं था और इसीलिए वो उससे अपनी जान की भीख मांगना शुरू करता है। वो उसे बोलता है, मुझे बस इतना पता है कि मास्टर चिंग को उसका डिवाइन वेपन एक अजीब से मास्टर से मिला था, जो कि वुंग
वुंगजू सिटी में रहता है। और इतना ही देखते जो जिंग होता है वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। इतने में ही वो अपने सबसे खतरनाक ब्लैक और व्हाइट डीमंस को अब वहाँ पर समन कर देता है। वो उन लोगों को बोलता है मुझे कैसे भी करके उस मास्टर की बॉडी चाहिए। ठीक है मास्टर, हम अभी जाते हैं। और अब इतना कहने के बाद अब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और अब इस नल्ले की जान भी बच चुकी थी। और वहीं हम दूसरी ओर जोंग को देखते हैं। उससे अपने मास्टर की कुछ ज्यादा ही परवाह हो रही थी, क्योंकि जो येन है वो 3 दिनों से अपने रूम से बाहर नहीं निकला। जोंग को लगता है कि अब उसका मास्टर डिप्रेशन में जा चुका है, इसलिए वो भागते भागते उसके रूम में जाता है, जहाँ पर कि वो देखता है जोंग लड़की के चक्कर से हमेशा दूर रहना। लेकिन जैसे ही जोंग वापस से अपने होश में आता है तो वो देखता है कि येन तो अभी भी आराम से खा रहा है। वहीं दूसरी ओर अब वुंगजू सिटी में अब वो दोनों भाई डीमंस अब वहाँ पर आ चुके थे और जो कोई उन लोगों के रास्ते के बीच में आया था वो बारी बारी करके उन लोगों को मारना शुरू करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री एक अजीब से बुढ़ाऊ आदमी से होती है और जैसे ही वो उन दोनों डीमंस को देखता है वो उन लोगों को बोलता है मैं बहुत समय बाद इस सिटी में आया हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं था कि मुझे यहाँ पर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके 2 चूहों को मारना होगा। बुड्ढे मरेगा तो तू। इसमें कुछ तो अलग बात है। और जैसे हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन अपनी एक आंख खोलता है, अचानक से उसका शारिंगान एक्टिवेट हो चुका था और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होना शुरू हो चुका था। वो दोनों भाई डीमंस अपनी जान बचाकर अब वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। इसकी पावर्स तो हमारे मास्टर से 10 नहीं बल्कि 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन तो वापस से अब उन दोनों के ऊपर अब वहाँ पर आ चुका था। वो उन लोगों पर वापस से फायर जुत्सु से अटैक कर देता है, लेकिन अभी वो जैसे तैसे करके अब वहाँ से बच चुके थे। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार उन लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब वो ओल्ड मैन अपनी पूरी की पूरी पावर को एक्टिवेट कर देता है और अब उन लोगों पर अपने फायर पंच से सीधा ही डायरेक्ट अटैक कर देता है। लेकिन तभी उनमें से एक डीमन रेल्म के सबसे खतरनाक ज़ेनटेन स्टोन को निकालता है, जिससे कि अब उसकी पावर एकदम खाक हो चुकी थी और वो मौका देखते ही अब जैसे तैसे करके अब वहाँ से भाग जाते हैं। वो चूहे वापस भाग गए, अगली बार वो लोग बचेंगे नहीं। वो दोनों भाई अब टेलीपोर्ट होकर फाइनली येन के मार्शल आर्ट स्कूल तक पहुँच चुके थे और वो लोग फुल कॉन्फिडेंस में थे कि वो लोग बड़ी आराम से येन को खत्म कर लेंगे। वो उसके मार्शल आर्ट स्कूल के और ज्यादा अंदर जाना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़े और अंदर जाना शुरू करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डिमोनिक वुल्फ उन लोगों की ऑरा को सेंस कर लेता है। उससे लगता है कि जरूर यहाँ पर कोई डिमोनिक लोग अब यहाँ पर आ चुके हैं और वो उन लोगों से लड़ने के लिए एकदम रेडी हो चुका था, क्योंकि वो दोनों भाई ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वो जोंग को भी उस खतरे के बारे में बताने की बहुत ट्राई करता है, लेकिन जोंग को तो कुछ भी समझ आता। लगता है इसे भूख लगी है। इतने में ही वो वू चियांग अपने ऑरा को वहाँ पर रिलीज कर देता है, जिससे कि वहाँ पर एकदम तूफान आ जाता है। और अब इतना कहने के बाद वो दोनों भाई फाइनली येन के पास आ चुके थे। वो लोग एंट्रेंस गेट के बिल्कुल बाहर थे। इस काम के लिए तो हम में से एक ही काफी है। और देखते ही देखते अब वो लोग उस एंट्रेंस गेट पर अपने अटैक से अटैक करना शुरू करते हैं, लेकिन देखते ही देखते उन लोगों पर बहुत सारे अटैक वापस से होना शुरू हो चुके थे। उन लोगों को बिल्कुल भी समझ था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। उनमें से एक डीमन अपने भाई को बोलता है, भाई यहाँ से निकल जाओ, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन वो दूसरा भाई उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानता और यहाँ तक कि अब तो काफी ज्यादा देर भी हो चुकी थी। बाद में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि वो लोग तो पहले से ही एक बैरियर के अंदर ट्रैप हो चुके हैं। अचानक से वो लोग टेलीपोर्ट होना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़ेनटेन स्टोन को भी यूज करने का ट्राई करते हैं। लेकिन येन की ऑरा के सामने वो लोग बिल्कुल भी टिक नहीं पाते। येन को लगता है कि उसके रूम के अंदर कोई मच्छर घुस चुकी है। वो उन लोगों पर बस एक हाथ मारता है, जिससे कि उन लोगों की हड्डियां एकदम चकनाचूर हो चुकी थी। और अब जोंग को गलती से वो ज़ेनटेन स्टोन मिल चुका था और वहाँ पर वू चियांग का क्लॉक भी था, जिससे कि काफी ज्यादा डार्क माना आ रहा था। और यहाँ तक कि जैसे ही वो डिमोनिक वुल्फ उस चीज को देखता है, उसकी तो फटकर एकदम चार हो चुकी थी। और वहीं दूसरी ओर हम जोंग को देखते हैं, जो कि उस ज़ेनटेन स्टोन को गैप फिल करने के लिए यूज करता है। देखते ही देखते अब वो ओल्ड मैन वुजांग भी अब वहाँ पर आ चुका था, क्योंकि उसे यहाँ से आने वाले डिमोनिक ऑरा का कुछ तो सेंस हो रहा था। और जैसे ही वो मार्शल आर्ट स्कूल में एंटर होता है, अचानक से वो ठीक येन के सामने आ चुका था। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ एक बोर्ड गेम खेलना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो ज़ेनटेन स्टोन को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है, तो वो ये देखकर काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका था। और अब कहीं न कहीं उसे इस बात का पता चल चुका था कि जो येन है उसका लेवल मार्शल स्टेज लेवल के ऊपर का है, यहाँ तक कि उसके पास काफी ज्यादा ही खतरनाक वाली पावर है। उसे अब कैसे भी करके येन से एक बार मिलने की चाहत होती है। यहाँ तक कि वो ओल्ड मैन इस बात को बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं कर पाता कि आखिरकार वो यहाँ पर कैसे आ चुका है और क्या कोई इस अर्थ पे इतना ज्यादा पावरफुल भी हो सकता है या फिर नहीं। और इसीलिए वो येन को इम्प्रेस करने के लिए एकदम अलग अलग से करतब दिखाना शुरू करता है। और देखते ही देखते वो एक सुप्रीम वेपन को अब वहाँ पर समन कर देता है और उसे पाने के चक्कर में लगभग वो ओल्ड मैन अपनी जान खो बैठा था। लेकिन येन को इससे कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ता और यहाँ तक कि वो वेपन इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेपन होता है। इतने में हम देखते हैं कि अब यन भी अब वहाँ पर आ चुका था और जैसे ही वो बुढ़ाऊ को वहाँ पर देखता है उसे बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है। यन को लगता है कि वो बुढ़ाऊ यहाँ पर पागल हो चुका है। वो सबसे पहले उसके वेपन को लेता है। वो उसे बोलता है, अरे बुढ़ाऊ तुमने ये क्या कर दिया, तेरा वेपन तो काफी ज्यादा खराब है, रुक जा मैं इसे थोड़ा सेट करता हूँ, पर इसके बदले में मैं पूरे के पूरे 5 सिल्वर के सिक्के लूंगा। इतना कहने के बाद अब यन उसके वेपन को ले लेता है और सीधा ही उस पर फॉर्ज करने के लिए और ब्लैक स्मिथिंग करने के लिए उसे साइड मिल जाता है। सबसे पहले वो उससे हथौड़े को लेता है और बार बार करके उसे ठोकना शुरू कर देता है। वो जांग की तो ये देख देख कर ही चांग जा रही थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन तभी वो अपने मन में सोचता है जो कुछ भी हो रहा है अब वो ठीक ही हो रहा होगा। यन अब उस वेपन को फॉर्ज करना शुरू कर देता है और यहाँ तक कि वो तो उसकी परत को भी एकदम हटा कर रख देता है जो कि बहुत सालों से उस पर जंग की परत लगी थी। और जैसे ही वो निखरता है अचानक से हम देखते हैं कि वो वेपन एकदम गोल्ड वाले वेपन में कन्वर्ट हो चुका है और गलती से वो डिमोनिक वुल्फ उस प्रोसेस के बीच में उठ जाता है। और जैसे ही वो उसमें से आने वाले ऑरा को महसूस करता है वो बेचारा अब वापस से बेहोश हो चुका था। इतने में ही मौका देखते अब चिन जियांग भी अब अपनी एक नई स्टूडेंट को लेकर अब वहाँ पर आ चुका था। सबसे पहले वो लोग यन से निकलने वाली उस फॉर्ज वाली मिथिकल पावर को देखते हैं। यहाँ तक कि जैसे ही वो लोग उस लेजेंडरी ओल्ड मैन वुजांग को देखते हैं उन लोगों की आंखें तो एकदम फटी की फटी रह चुकी थी क्योंकि वुजांग मार्शल सेज लेवल पर था और यहाँ तक कि वो भी यन की इस पावर को देखकर रो रहा था, जिस चीज को देख करके चिंगजान और उसके स्टूडेंट की और भी ज्यादा फट चुकी थी। मास्टर आखिरकार ये यहाँ पर क्या हो रहा है। और इसी के बाद अब यन फाइनली अपनी फॉर्जिंग की हेल्प से मिस्टर वू को उस हेवनली वेपन को दे देता है। यहाँ तक कि वो हेवनली वेपन अब काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। वो अपने मन में बोलता है इसके पूरे के पूरे 5 सिल्वर कॉइन लगने वाले हैं। लेकिन जैसे ही वो उस बूढ़े आदमी को रोते हुए देखता है तो उसके मन में उसके लिए थोड़ी बहुत दया आ चुकी थी। वो अपने मन में सोचता है मुझे लगता है कि इस बुढ़ाओ के पास कोई भी पैसे नहीं है। और वहीं दूसरी ओर चिंगजांग अपनी स्टूडेंट को मिस्टर यन के बारे में और ज्यादा चीजें बताना शुरू करता है। वो उसे बताता है, क्या तुम्हें पता है कि जो फॉर्जिंग अभी अभी मिस्टर यन ने की है, चाहे मैं अपना पूरा का पूरा सेट भी बेच लूं, फिर भी मैं उसकी कीमत नहीं चुका सकता। वहीं दूसरी तरफ अब वो बुढ़ाऊ एकदम पागल हो चुका था। वहीं हम देखते हैं कि सबसे पहले वो अपने उसी वेपन को निकालता है और अर्थ और हेवनली वेपन को कॉन्ट्रैक्ट करना समन करता है। वो सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट को वहाँ पर साइन करता है जिसमें कि साफ साफ लिखा गया था कि चाहे जो भी हो जाए वो मिस्टर यन के लिए अपनी जिंदगी देने के लिए भी बिल्कुल तैयार हो जाएगा, चाहे उस पर जो कुछ भी खतरा आ जाए। और इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेशल बात ये थी कि इसे कोई भी और कभी भी ब्रेक नहीं कर सकता। और फाइनली रिचुअल पूरा होने के बाद अब वो कॉन्ट्रैक्ट भी समन हो चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस्टर वू एकदम अजीब अजीब सा बिहेव करना शुरू करता है। मिस्टर यन क्या मेरे साथ लॉट को डेवलप करोगे? लेकिन तभी यन उसे एक लात मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन तभी अब यन दूर खड़े चिंगसांग और उसके स्टूडेंट को भी अब वहाँ पर देख लेता है। वो जैसे उसके पास आते हैं सबसे पहले चिंगसांग यन को उनके सेट का सबसे महान और सबसे प्रीशियस वेपन देता है जो कि एक फायर पर्ल था। और यहाँ तक कि यन भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था और इसके बदले में वो दोनों को अपनी एक नई लिखी गई बुक देता है। और जैसे ही चिंगसांग की स्टूडेंट उस बुक को देखती है उसे वो काफी ज्यादा प्रीशियस लगती है। वो उसे जल्दी से उठाती है और अब वहाँ से भागना शुरू कर देती है। लेकिन तभी दौड़ते दौड़ते पीछे से चिंगसांग भी वहाँ पर आ चुका था। वो उसे बोलता है और रुक जाओ, वो बुक मेरी है। और आखिर में जाकर अब वो फाइनली उस बुक को छीन ही लेता है। बाद में वो अपने स्टूडेंट को बताना शुरू करता है कि जो यन है वो काफी ज्यादा महान आत्मा है और उन दोनों को लग रहा था कि वो भोंदू यन यहाँ पर जरूर किसी न किसी मकसद से आया है। आगे अब यन जियांगपिंग सिटी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाना शुरू करता है ताकि वो वहाँ जाकर अपनी बुक को पब्लिश कर सके और थोड़ा बहुत पैसे भी कमा पाए। वो अपने मन में बोलना शुरू करता है, अरे नहीं यार, मैंने 2 दिनों से बिल्कुल भी कुछ खाना नहीं खाया, आज तो मुझे कुछ न कुछ कारनामा करना होगा और यहाँ तक कि मुझे तो अपने स्टूडेंट के लिए भी थोड़ा बहुत खाना लाना होगा। वो आगे बढ़ना शुरू ही करता है लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक अजीब सी आदमी से होती है। तुम तो वही पतले से सर्कस वाले हो ना। और जैसे ही यन इस बात को सुनता है तो उसे काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील होती है। लेकिन तभी हम आगे देखते हैं और वहाँ पर चेयरमैन माओ का एक सेक्रेटरी अब वहाँ पर आ चुका था। वो यन से पूछना शुरू करता है, आखिरकार तुम कौन हो, अपना आइडेंटिटी कार्ड दो। इतने में यन खड़ा होता है। वो उसे बातचीत करना शुरू करता है, दरअसल मैं यहाँ पर चेयरमैन माओ से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आगे अब यन रिसेप्शन एरिया में जाता है और वहाँ की लग्जरी देख के तो उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह चुकी थी। आगे वो फाइनली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन माओ से मिलता है। और जैसे ही चेयरमैन माओ यन से मिलता है तो वो उसे काफी ज्यादा ईगो वाली नजरों से देखना शुरू करता है। वो उसे बोलता है, तो तुम ही यन हो, जितनी भी तेरी बुक्स है वो काफी ज्यादा फालतू है। और जैसे ही यन इस बात को सुनता है तो उसके चेहरे पर एकदम 12 बज चुके थे। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि कोई उसकी इतनी संगीन बेइज्जती भी कर सकता है। मैं तो तुझे एडवाइस करूंगा कि यहाँ से निकल और चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल जा। और अभियान भी बेचारा आगे बढ़ना शुरू करता है। अभियान के पास ना ही तो खाने के लिए पैसे
पैसे थे और यहाँ तक कि अब तो उसकी बुक भी पब्लिश नहीं होने वाली थी। यहाँ तक कि वो जिंदगी से काफी ज्यादा हताश हो चुका था, इसीलिए वो रोड साइड पर बस ऐसे ही बैठ जाता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर हुस्न परी लियाम और उसकी छोटी बहन अब वहाँ पर आ चुके थे। तो वो लोग यान को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। हमारे मास्टर ने आपके लिए इन फ्रूट को भेजा है। और जैसे ही यान उन चीज को देखता है वो तो भुकड़ों की तरह एकदम उन पर टूट पड़ता है। आगे वो दोनों आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी लुओली की नजर उन नोवेल्स पर पड़ती है जिसे कि यान ने खुद अपने हाथों से बनाया था। इतने में ही वो उन लोगों को बोलना शुरू करती है, आप जो ठरकी नोवेल लिखते हो ना, ये मेरी बड़ी बहन को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। लुओली चुप करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि लियाम एकदम काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील होना शुरू हो चुकी थी। इतने में ही वो आपस में और ज्यादा बातचीत करना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि जैसे ही लियाम को इस चीज के बारे में पता चलता है कि जो मिस्टर यन है वो नोवेल्स को लिखता है, यहाँ तक कि उसके पास तो मार्शल आर्ट्स की पावर भी है और वो तो उसके प्यार में एकदम लट्टू हो चुकी थी। इतने में ही लुओली जल्दी से यन के पास जाती है और वो उसे बोलती है, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ आपकी बुक्स को पब्लिश करने में। क्या? पर कैसे? क्योंकि मेरे फादर भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट है। जिस चीज को देख कर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। लेकिन अगर मुझे आपकी बुक को पब्लिश करना है तो उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन? कैसी कंडीशन? उसके लिए आपको मेरी बड़ी बहन को किस करना होगा। और यहाँ तक कि यन तो खुशी के मारे एकदम बावला हो रखा था। वो जल्दी से खड़े होता है और आगे बढ़ता है ताकि वो लियाम को पप्पी कर सके। आखिरकार फाइनली मुझे भी कोई मिल चुकी है। यहाँ तक कि यन की आंखों से तो खुशी के मारे आंसू बरसना भी शुरू हो चुके थे। लेकिन लियाम को लगता है कि जो यन है उसका ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि वो लियाम से काफी ज्यादा पावरफुल भी है, इसीलिए वो उसे बिल्कुल भी किस करना नहीं चाहता और इसीलिए वो रो रहा है। लगता है मैं सिंगल ही मरूंगा। आगे वो सभी के सभी लोग फाइनली चैम्बर ऑफ कॉमर्स तक तो पहुंच चुके थे, जहाँ पर यन अभी भी भुक्कड़ों के जैसा ही खड़ा था। लेकिन तभी वहाँ पर फाइनली चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट अब वहाँ पर आ चुका था। वो लियाम से बातचीत करना शुरू करता है, लियाम बेटी, आखिरकार ये कौन है? मुझे इसका ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ये मिस्टर यन है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि मेरे मास्टर से भी ये 100 टाइम ज्यादा पावरफुल है। क्या कोई ह्यूमन चिंगजियान से 100 टाइम ज्यादा भी पावरफुल हो सकता है? लगता है ये तो वीआईपी है। हाँ मिस्टर यन, आपको पेस्ट्री कैसी लगी? चाहे जो भी हो जाए, हम लोग आपकी बुक को पब्लिश करके रहेंगे। आपकी बुक का फॉन्ट, टेम्पलेट, डिजाइन सब कुछ मैं खुद डिसाइड करूंगा। अरे कोई बात नहीं। उसके कुछ समय के बाद फाइनली यन की बुक भी पब्लिश हो चुकी थी और जैसे ही वो पब्लिश होती है वो पूरी की पूरी जियांगपिंग सिटी में काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसकी ठरकिया वाली बुक्स निब्बा निब्बियों को काफी ज्यादा पसंद आने लगी थी और यहाँ तक कि निब्बिया तो उसके प्यार में ही एकदम बावली हो रखी थी। वहीं दूसरी ओर हम लोग जियांग के टीममेट को देखते हैं जो कि फाइनली यन के क्लास के पास आ चुकी थी, क्योंकि उसे वहीं से वू फेंग और वू एंग की कुछ और सेंस हो रहा था और ये दोनों कोई और नहीं बल्कि वही पुराने डीमंस भाई थे। वहीं हम देखते हैं कि फाइनली यन भी अब वहाँ पर आ चुका था। वो अपने मन में बोलना शुरू करती है, लगता है यही वो है जिसके बारे में कि मास्टर बात कर रहे हैं। मुझे यहीं से अपने दोनों भाइयों का ऑरा सेंस हो रहा है। लेकिन तभी हम यन को देखते हैं, वो आगे बढ़ता है और बोलता है, ओए कुत्ते इधर आजा, अब खाने का वक्त हो चुका है। लेकिन जैसे ही वो कुत्ता अपने प्लेट में देखता है वो देखता है कि वहाँ पर तो कुछ खाने के लिए नहीं है और यहाँ तक कि वहाँ तो कोई मीट भी नहीं है। इसलिए वो सीधा ही यन को इग्नोर करके पीछे की ओर निकल जाता है और उसे दिखाता है, मास्टर ये देखो मेरे पास हड्डियां भी है। लेकिन यन को लगता है कि जो एक कुत्ता है ये कुछ ज्यादा ही बावला हो चुका है, इसीलिए वो उसे बोलता है, कहीं तो मुझे पागल बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। और जैसे ही वो यन के इस ऑरा को देखता है वो काफी ज्यादा ही शॉक हो चुका था। क्या लगता है मास्टर ने मेरे प्लान को समझ लिया था, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन यन को कुछ भी समझ नहीं आता। वो अपने मन में बोलता है, लगता है कुत्ते तुझे भूख लगती है, लेकिन सबसे पहले हम खेलेंगे। इसीलिए वो जोर से उस हड्डी को आगे की ओर फेंक लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अजीब सी औरत उस चीज को पकड़ लेती है। उसे उस चीज में किसी तो अजीब चीज का सेंस हो रहा था। क्या ये हड्डी तो मेरे भाई वू फेंग की है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि वो तो ये चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी और फाइनली उसे इस चीज का बारे में पता चल चुका था कि जो उसका भाई है यानी कि वू फेंग अब वो मारा जा चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब यन और उसका कुत्ता भी अब वहाँ पर आ चुका था और जैसे ही वो लड़की यन को देखती है वो काफी ज्यादा ही डर चुकी थी। इतने में वो यन के पास एक स्विफ्ट क्लॉक को देखती है और वो किसी और का नहीं बल्कि वू फेंग का ही एक अजीब सी आइटम होती है, जिस चीज को देख करके अब उसकी और भी ज्यादा फट चुकी थी। लेकिन तभी यन वहाँ पर आता है और उस पर डोरे डालना शुरू करता है। वो उसे बोलता है, लेडी क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? वैसे मैं काफी अच्छा डॉक्टर हूँ, क्या तुम्हें मेरी बड़ी सी शॉट के साथ खेलना है? नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम इन हड्डियों को काफी अच्छे तरीके से देख रही हो, क्या ये तुम्हारे ही फैमिली मेंबर की है? और जैसी वो लड़की इस बात को सुनती है तो उसे पता चल चुका था कि अब यन को उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में अंदेशा हो चुका है, इसलिए वो वहाँ से दुम बचाकर अब वहाँ से भाग चुकी थी। और वहीं हम दूसरी ओर जोंग और यन को देखती है। उन लोगों के पास अब बिल्कुल पैसे नहीं होते, यहाँ तक कि उन लोगों के पास तो खाने के लिए भी कोई पैसे बचते
ही नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब यन के घर के बाहर फाइनली यन फैमिली का बटलर अब वहाँ पर आ चुका था। और जैसे ही यन उसे देखता है वो काफी ज्यादा पागल हो चुका था, क्योंकि बहुत समय बाद फाइनली उसे आज के दिन ही पैसे मिलने वाले हैं। वो उसकी ओर आगे बढ़ना शुरू करता है और वो उसे पूछता है, ओए मेरे पैसे कहाँ हैं, मेरे पैसे कहाँ हैं, मेरे पैसे कहाँ हैं। जिस चीज को देख कर वो बटलर भी काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका था। आगे अब हम लोग उसी बटलर को देखते हैं और वो उसे बोलता है, आप शांत हो जाइए, बू फेंग ने आपके लिए एक गोल्ड कार्ड को भेजा है। लेकिन यन इस बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। आगे जाकर वो बटलर उससे बोलना शुरू करता है, ये एक गोल्ड कार्ड है और इसमें आपको तकरीबन 3 लाख सिल्वर कॉइन मिलेंगे और यहाँ तक कि आपके मंथली प्रॉफिट भी हमें इसी कार्ड में डालने वाले हैं। जिस चीज को देख कर यन तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसे बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार ये उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो भाई पैसे काफी ज्यादा खतरनाक अमाउंट में थे। लेकिन तभी वो बटलर उसके फेशियल रिएक्शन को देख लेता है। उसे लगता है कि जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। वो अपने मन में सोचने लगता है मास्टर यन को ये पैसे कम लग रहे हैं, मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहिए। वो उसके हाथों में गोल्ड कार्ड देता है और अब वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। मैं अमीर बन चुका हूँ, मैं अमीर बन चुका हूँ। और यहाँ तक कि यन तो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा पागल हो चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब यन के पीछे वहाँ पर प्रेसिडेंट माओ अब खुद वहाँ पर आ चुका था। वो यन को बोलता है, यन तुम कैसे हो, मुझे वैसे तुम्हारी बुक को पब्लिश करना है। दरअसल कुछ समय पहले प्रेसिडेंट माओ के पास उन लोगों की चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक लीडर वहाँ पर आया हुआ था और वो उसे बोलना शुरू करता है, क्या तुम्हें पता है पूरे के पूरे जियांगपिंग सिटी में वही बुक चल रही है जैसे कि तुमने पहले पब्लिश करने से मना कर दिया था। अब चाहे कुछ भी हो जाए हम लोगों को उस नोवेल के ऑथर के राइट्स लेने होंगे ताकि हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही फर्स्ट रैंकिंग पर आए, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें प्रेसिडेंट पद से हटा दूंगा। जिस चीज को देख कर अब माओ काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका था। यहाँ तक कि वो काफी ज्यादा गुस्से में भी आ चुका था। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस घटिया से यन को खरीद लूंगा। आगे वो फाइनली यन के पास जाता है जहाँ पर कि वो यन को तरह तरह की लालच देना शुरू करता है। सबसे पहले वो उसे पूरे के पूरे 50,000 सिल्वर कॉइन देता है, लेकिन वो सीधा ही उस बात को मना कर देता है। यन उसे बोलता है, वैसे आपको याद होगा आपने पहले इस बुक को फालतू बोला था। अरे मुझे माफ करना, क्या तुमने मेरी बातों को दिल पे ले लिया? तुम मुझे वैसे काफी भले आदमी लगते हो। लेकिन तभी यन उसे बोलना शुरू करता है, मैं वैसे भला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और तभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट माओ यन को तरह तरह की ऑफरिंग देना शुरू करता है। वो उसे बोलता है, मैं तुम्हें पूरे के पूरे 1 लाख सिल्वर कॉइन देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यन अब इस चीज को भी मना कर देता है। अब यन अपने ट्रम्प कार्ड को बाहर निकालता है। वो उस गोल्ड कार्ड को प्रेसिडेंट माओ को दिखाता है, जिस चीज को देखकर कि प्रेसिडेंट माओ भी अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। क्या उन लोगों ने तुम्हें एक प्रीशियस आइटम को दे दिया? वहीं दूसरी ओर हम लोग जियांग और उसके टीममेट को देखते हैं और अब वो लड़की भी जियांग के पास जा चुकी थी। वो उसे पूरी की पूरी डिटेल देना शुरू करती है और वो उसे बताती है, वू चिंग और वू फेंग मेरे दोनों भाई मारे जा चुके हैं और उन लोगों को किसी और ने नहीं मारा बल्कि उसी मास्टर ने मारा है। जिस चीज को देखकर कि जियांग अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो अपने मन में बोलता है, चाहे जो भी हो जाए मैं उसे खत्म करके रहूंगा। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को इकट्ठा करो, क्योंकि अब हम लोग फाइनली जुआन वू सेक्ट पर हमला करने के लिए जाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ यन तो आराम से बेरोजगारों की तरह पड़ा हुआ था। वो अपने मन में सोचता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? और वहीं हम जोंग को देखते हैं जो कि पूरे के पूरे डोजो की साफ सफाई करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अचानक से दूर से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उन लोगों को समझ आना कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो चुका है। यहाँ तक कि वो लोग तो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। और उस ब्लास्ट में से ओल्ड मैन वो बाहर आता है, लेकिन इस बार वो बिल्कुल भी अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी थे जो कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के 4 ग्रेट ग्रैंड मास्टर है, यानी कि 4 सबसे खतरनाक वाले कल्टिवेटर्स जिनके पास के इंसान अमाउंट में पावर्स और इंसान अमाउंट में माना है। उनमें से एक दोस्त वो को बोलना शुरू करता है, वो कहीं तुम हमारा टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे? जैसे ही तुम लोग मास्टर यन से मिलोगे तुम लोग शॉक्ड हो जाओगे। और अब वो सभी के सभी लोग यन से मिलने के लिए अंदर जाना शुरू करती है। लेकिन तभी उन लोगों की नजर वहाँ पर फ्लोर पर हेवनली स्टोन पर पड़ती है। उन लोगों को पता चलता है कि जो मास्टर यन है वो काफी ज्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि उसने एक हाफ सेंट लेवल के ट्रेजर को बस यहाँ पर ऐसे ही फेंक दिया है। वो और ज्यादा डोजो के अंदर जाना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि उन लोगों को वही कुत्ता दिखाई देता है जो कि किसी और चीज से नहीं बल्कि स्विफ्ट क्लॉक से ही रहा था। और जैसे ही वो 4 ग्रेट ग्रैंड मास्टर उस चीज को देखते हैं, उन लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि कोई ह्यूमन एक 5th लेवल क्लॉक को और एक एंशिएंट लेवल के ट्रेजर को ऐसे भी यूज कर सकता है। यहाँ तक कि उन लोगों की पावर को देखकर तो वो काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका था। लेकिन वो को इन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने पहले ही इन चीजों को देख लिया था। और जैसे ही वो कुत्ता उन ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स को देखता है, वो काफी ज्यादा पागल हो चुका था और पीछे भागकर एकदम गिर जाता है, क्योंकि वो उन चारों की कल्टीवेशन पावर को
सीधे तौर पर महसूस कर पा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब यन भी अब फाइनली अब वहाँ पर आ चुका था। वो उसे बोलता है अबे कुत्ते तू इतना डरपोक क्यों है? सॉरी मुझे माफ करना, मेरा कुत्ता कुछ ऐसा ही है। मास्टर आप कैसे हो? और सभी के सभी लोग अब यन को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं। लेकिन यन को बिल्कुल भी समझा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन तभी हम वापस से उसी कुत्ते को देखते हैं। वो अपने मन में बोलता है आखिरकार ये कैसे हो गया? यहाँ पर ग्रेट ग्रैंड मास्टर क्या कर रही है? इतना में हम देखते हैं कि अब जोंग भी अब वहाँ पर आ चुकी थी और उसके हाथों में एक सुप्रीम लेवल का ट्रेजर था जो कि उसने अभी अभी धो कर रख लिया था। और जैसे ही वो 4 ग्रेट ग्रैंड मास्टर उस क्लो को देखते हैं उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि आखिरकार कोई ह्यूमन ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि जो ये वाला ट्रेजर होता है ये एकदम सुप्रीम लेवल का ट्रेजर होता है और उसके पास काफी ज्यादा खतरनाक सी पावर होती है। यहाँ तक कि वो लोग तो सीधा ही इस चीज को देखकर हेवन में एंटर होते हैं। उन लोगों को अब जीवन का असली रहस्य पता चल चुका था। वो लोग जैसे ही वापस से अपनी होश में वापस आते हैं अचानक से वो लोग एकदम बावले हो रखे थे। उन लोगों को लग रहा था कि जो यन है वो कोई आम ह्यूमन नहीं बल्कि साक्षात भगवान के रूप में यहाँ पर रीइंकार्नेट हुआ है। लेकिन तभी यन अब खुद वहाँ पर आ चुका था। वो लोगों को बोलता है अबे बुढ़ाऊ तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैं जरा पानी उबालने जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग यहीं पर रहना और जब तक मैं कुछ ना बोलूँ तब तक कुछ मत करना। और इतना कहने के बाद अब यन वहाँ से निकल चुका था। आगे हम देखते हैं कि वो ग्रेट ग्रैंड मास्टर तो यन से काफी ज्यादा डरना शुरू कर लेते हैं। उन लोगों को लगता है कि अगर गलती से भी वो लोग थोड़े से भी डिसरिस्पेक्टफुल हुए तो यन उन लोगों को खत्म कर देगा। मुझे लगता है कि जो मास्टर यन है वो किसी दूसरे डायमेंशन के ही प्राणी यहाँ पर आए हैं। नहीं, मुझे लगता है कि वो ग्रेट गोल्डन इमॉर्टल के रूप में यहाँ पर आए हैं और हम लोग उनकी कल्टीवेशन को इसलिए महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी कल्टीवेशन अलग ही लेवल पर है। और इतने में ही यन भी अब चेस बोर्ड को खोज रहा था। लेकिन तभी वो ग्रेट ग्रैंड मास्टर अब वहाँ जाने का फैसला करते हैं। वो आगे भागना शुरू करते हैं ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी और ज्यादा यन से इंटरेक्ट न कर पाए। लेकिन तभी यन उन लोगों के पीछे से वहाँ पर आ चुका था। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मास्टर बाहर थोड़ा बहुत ठंडी है इसलिए हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन मैंने तुम लोगों से बोला था ना कि जब तक मैं कुछ ना कहूँ तुम लोगों को कुछ भी करना नहीं होगा। जिस चीज को सुनकर ही उन चारों के चारों लोगों की एकदम फटकर चार हो चुकी थी। लेकिन तभी वो यन को बोलता है मास्टर हम लोगों को माफ करना। और आखिर में जाकर वो लोग फाइनली बाहर आ ही चुके थे जहाँ पर कि सभी के सभी लोग वो की काफी ज्यादा तारीफ करना शुरू करते हैं क्योंकि उसने फाइनली यन से सीधे मुंह बात कर दी थी। वो तुम सच में हमारे लीडर होने के काबिल हो और तुमने हम लोगों को मिस्टर यन से मिलाया, इसलिए मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और वहीं दूसरी ओर हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि फाइनली जियांग पिंग सिटी में आ चुका था ताकि वो अपने पूरे के पूरे बदले को कंप्लीट कर पाए और यन को वहाँ पर खत्म कर पाए। उसके साथ उसकी पूरी की पूरी डिमोनिक आर्मी भी अब वहाँ पर आ चुकी थी। वो लोग अब सीधा ही आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो यन को वहाँ पर जाकर खत्म कर सके। तुम लोगों के पास मेरे लिए क्या अपडेट है? मास्टर मैंने देखा है कि उस डोजो के बाहर कुछ 4 बुड्ढे आदमी वहाँ पर बैठे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे एक हो चाहे 4, हम लोगों को उनको चींटियों की तरह मसल कर रखना होगा। इतना कहने के बाद अब जियांग फुल पावर में आ चुका था। वो अपनी कर्स स्वॉर्ड को समन करता है और सीधा ही उस मार्शल आर्ट सेंटर की ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेता है। वो आगे बढ़ना शुरू करता है लेकिन तभी वो दूर से उन ओल्ड मैन को देख लेता है। वो अपने मन में बोलता है क्या मार्शल एंसेस्टर्स ये यहाँ पर क्या कर रही है? दरअसल जियांग उन लोगों को पहले ही पहचान चुका था क्योंकि वो लोग कोई आम आदमी नहीं थे बल्कि वो लोग इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के महान कल्टीवेटर्स थे। यहाँ तक कि जियांग अपने मन में बोलना शुरू करता है अरे नहीं, जिसके पास वो डेडली एबेकस है उनका नाम मास्टर ली है, जिसके पास वो खतरनाक सा ऑरा है उनका नाम मैड मैन चू है और जो वो शेडेड ओल्ड मैन है उनका नाम जुंग सीहोंग है और आखिर में उन सभी के महान लीडर ओल्ड मैन वू। जियांग को बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार वो यहाँ पर कैसे फंस चुका है और ये सभी के सभी ओल्ड मैन इस मार्शल आर्ट क्लास के आगे यहाँ पर क्या करने वाले हैं। ना चाहते हुए भी अब जियांग वहाँ पर क्रैश लैंड कर जाता है और जैसे ही बाकी लोग उसे यहाँ पर देखते हैं वो उसे बोलना शुरू करते हैं तो यही वो लोग हैं जो कि हम लोगों को चींटियां कहकर पुकार रहे थे। और जैसे ही जियांग को इस चीज का पता चलता है तो वो लोगों से माफी मांगना शुरू करता है। वो लोगों को बोलता है हाँ सीनियर्स मुझे माफ करना, मैं तो बस आपका छोटा सा प्यारा सा जूनियर हूँ। यहाँ तक कि अब जियांग की एकदम फटकर चार हो चुकी थी और तभी ओल्ड मैन वो भी अब उसे बोलना शुरू करता है तो तुम ही वो हो जो कि हम चारों भाइयों को चींटियां बोल रहे थे? नहीं मास्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। यहाँ तक कि जियांग तो अब तरह तरह की चीजें बोलना शुरू करता है। उसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचता इसलिए वो पतली गली से भगने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर ली स्पिरिचुअल एनर्जी मैनिफेस्टेशन की हेल्प से उसे वहाँ पर ट्रैप कर देते हैं। अचानक से वहाँ पर अब जियांग के डिसिपल्स भी यानी कि स्टूडेंट्स भी अब वहाँ पर आ चुके थे। लेकिन तब संग जिहोंग अपने पावर का यूज करके वहाँ पर एक बैरिकेड कर देता है जिसकी वजह से कि वहाँ पर हर एक स्टूडेंट अब बाहर ही ट्रैप हो चुके थे।
सीनियर्स मुझे माफ कर दो, मुझे आपसे कभी नहीं लड़ना, बस इस डोजो के मालिक से मेरा थोड़ा बहुत पंगा हो चुका था। और जैसे ही मास्टर चू को इसके बारे में पता चलता है तो वो काफी गुस्से में आ चुके थे। वो बोलते हैं क्या तुम्हारा मतलब मास्टर येन से है? और जैसे ही जियांग इस बात को सुनता है तो वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। मास्टर चू सबसे पहले अपने इनर ऑरा को समन कर देते हैं और एक के बाद एक करके हर एक डिसिपल्स को वहाँ पर मारना शुरू कर देते हैं। आखिरकार अब हम लोगों को इसका क्या करना चाहिए? इसे मारना वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मास्टर येन ने हमें कहा है कि जब तक वो ना आ जाए तब तक हम लोगों को कुछ भी नहीं करना होगा। और वहीं जियांग तो इसी बारे में सोच रहा था कि आखिरकार ऐसा भी कौन है जिसकी रिस्पेक्ट की 4 ग्रेट मैन भी करते हैं। इतने में हम देखते हैं कि अब येन भी अब वहाँ पर आ चुका था और जैसे ही वो वहाँ पर आता है वो लोगों को बोलता है ठीक है, मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ, अभी मैं थोड़ा सामान लाने के लिए आगे जा रहा हूँ। क्या यही वो है? लेकिन इसमें तो कोई भी कल्टीवेशन की पावर नहीं है। हम देखते हैं कि येन अब आगे बढ़ना शुरू ही करता है, लेकिन तभी वो ओल्ड मैन उसे रोक लेते हैं। वो उसे पूछना शुरू करते हैं, मास्टर आखिरकार हम लोगों को इसका क्या करना चाहिए? यहाँ तक कि येन भी समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये किस बारे में बात कर रही है। इसीलिए वो लोगों को उल जलूल सी चीजें बताना शुरू करता है जिसका ना ही तो येन को पता होता है और ना ही तो उन ओल्ड मैन को। उन लोगों को बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार उन लोगों को जियांग का क्या करना चाहिए। लेकिन जाते जाते येन उन लोगों को बोलता है जैसा तुम चाहते हो तुम वैसा इसके साथ कर सकते हो। और अब इतना कहने के बाद अब येन वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन तो अब काफी ज्यादा ही एक्साइटमेंट में आ चुके थे, यहाँ तक कि अब तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज भी हो चुके थे। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं। आखिरकार मास्टर क्या बोले थे? कहीं हमारे लिए ये कोई टेस्ट तो नहीं है? हाँ मुझे भी लगता है कुछ ऐसा ही है। ओए अपना स्टोरेज बैग बाहर निकाल। और जियांग भी अब अपनी फटी हालत में स्टोरेज बैग उन लोगों को दे देता है। अरे यार ये क्या है? ये तो सेमी सेंट लेवल का ट्रेजर है जो कि मास्टर के किसी भी काम का नहीं है। तो आखिरकार हम लोगों को क्या करना चाहिए? और लास्ट में वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग जियांग के एक हाथ को काट कर मास्टर को देने वाले हैं, जिस चीज को देख कर के जियांग काफी ज्यादा घबरा चुका था। इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए अब वहाँ से भागना शुरू करता है। लेकिन तभी वो अपनी शारिंगान को एक्टिवेट कर देता है और उसे एक ही जगह पर वहाँ पर फ्रीज कर देता है। और अब मास्टर सुन उसके एक हाथ को वहाँ पर काट कर रख देते हैं। वहीं येन भी अब वापस आ चुका था। इतने में ही जोंग उसे बताना शुरू करता है, मास्टर येन वो ओल्ड मैन आपके लेक को छोड़ कर गए है। अच्छा जैसे कि क्या है? इतने में हम देखते हैं कि अब जोंग भी वहाँ पर जाना शुरू करता है। लेकिन तभी उस कुत्ते की नजर उस आर्टिफैक्ट्स पर पड़ती है। ये तो मैजिकल आर्टिफैक्ट्स है जो कि काफी ज्यादा एपिक होती है। लेकिन तभी जोंग वहाँ पर आती है और वो बोलती है मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ कुछ कूड़ा कचरा ही है। शाम के समय जब येन का कुत्ता आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो स्टोरेज रूम में आगे बढ़ना शुरू करता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक बहुत ही भयानक डीमन से होती है। और वहीं हम दूसरी ओर मास्टर जियांग को देखते हैं जिसके पास कि अब कोई भी स्टूडेंट नहीं बचा और जब से उसने उन 4 मैन से मार खाई है तब से सभी के सभी स्टूडेंट उसे छोड़कर भाग लिए हैं। अब जियांग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वहीं दूसरी तरफ अब प्रेसिडेंट माओ भी येन की वजह से डाउनग्रेड हो चुका है, जिसकी वजह से कि अब जियांग और प्रेसिडेंट माओ दोनों ही काफी ज्यादा ही गुस्से में आ चुके थे। वो अपना प्लान बनाते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे येन को खत्म कर सकते हैं। वो बोलते हैं मैं येन को औरत के चक्कर में डालूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। और तभी येन तो आराम से बाजार में आराम से घूम रहा था, लेकिन तभी जियांग की लड़की अब वहाँ पर आ चुकी थी ताकि वो मास्टर येन को खत्म कर सके। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। और हाँ यार इस एनिमे का नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है और अगर तुम्हें इस एनिमे का नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो इस वीडियो को हाइप कर लो और जैसे इस वीडियो पर 200 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए बाय।